नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक घमासान, पिछले 1.5-2 महीने की कवायद और मतगणना के शाम का दिन। दिन भर ये आगे वो पीछे, ये हारा वो जीता। इन सब से परे जाकर जब परिणाम पक चुके हैं, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि ऐसे परिणाम आए क्यों। महाराष्ट्र बीजेपी क्यों जीती, महाविकास अघाड़ी क्यों हारी, झारखंड में इंडिया गठबंधन क्यों जीती, बीजेपी क्यों हारी, और उसके बाद का चुनाव परिणाम आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में भगवा सुनामी, बिहार में नीतीश की लहर। लेकिन यह हुआ क्यों? हमारे साथ हमारे ऑफिस के कलीग हैं जो लगातार 2 महीने से बने हुए हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो बताएंगे उनका मन क्या कहता है। और उसके साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित जी भी हैं। इनका क्या आकलन कहता है, क्योंकि अपने घर की कहानी सबसे बेहतर यही जानते हैं कि जीते तो वाह वाह और हारे तो हाय हाय। ऐसा नहीं चलेगा, आपको बताना होगा आकलन क्यों हुआ। सबसे पहले शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। आपको भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत क्यों हुई, पीछे की कहानी? देखिए पंकज जी, कहीं ना कहीं पूरे देश को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो प्रादुर्भाव देश की राजनीति में होता है और उसके पहले किस तरीके से देश को लूटने के लिए पूरा का पूरा एक गैंग लगा हुआ था। और उस गैंग को इंडी अलायंस, जो कि उस समय महागठबंधन के रूप में जिसको जाना जाता था, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2014, 2019, 2024 में केंद्र में अपनी सरकार स्थापित की। और ये सरकार कहीं ना कहीं उस अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के जो सपने थे, उन सपनों से जुड़ी हुई थी और उनके सपनों को जीवंत करने की लड़ाई जी। हम पहले ही बोले कि लेकिन आपने महाराष्ट्र की बात, भाषण नहीं, आप ईमानदार आकलन। अगर इतना बढ़िया कर रहे थे तो लोकसभा काहे हार गए? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, लोकसभा में एक तो हम हारे नहीं, क्योंकि 99 सीट ला करके जो लोग महाराष्ट्र में क्यों हारे ये बताइए। जो लोग फिसड्डियों के राजकुमार की प्रशंसा करने में लगे हुए रहते हैं, खास करके राहुल गांधी की बात करूंगा, जिसका बार बार रिलॉन्च होता है, लेकिन उससे कहीं आगे बढ़ के महाराष्ट्र चुनाव की अभी बात करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र चुनाव में सबसे पहले तो पालघर के संतों की बद्दुआ, और दूसरा सबसे उससे भी आगे बढ़ के हमारा स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मेरा मानना है कि मुंबई को मुल्तान नहीं बनने देंगे। और औरंगजेब इतिहास का सबसे बड़ा गुंडा था, और जिसके नाम पे कहीं ना कहीं औरंगजेब फैन क्लब जिन लोगों ने चलाने का काम किया और राज्य की सबसे बड़ी सनातन आबादी को कहीं ना कहीं हाशिए पर ले जाने का काम है। वो तो चुनाव अब जीत गए, खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, जीत गए हैं। नहीं, अब आगे की बात करते हैं ना पंकज जी। ये चुनावी मुद्दे नहीं है, ये हमारी आत्मा की आवाज है। और कहीं ना कहीं जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है, चाहे मूलभूत उद्योग की बात करें, चाहे उद्योग धंधे, महाराष्ट्र का बेटा और महाराष्ट्र की बेटी इसलिए जाने जाते हैं कि वो दूसरों को नौकरी देने वाले लोग होते हैं। और गुजरात के उद्योगपतियों को मौका देंगे महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र को मौका नहीं देंगे। अडानी अंबानी सारा काम करेगा मुंबई का मेट्रो का। मुझे लगता है कि पंकज जी, इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं पूरे देश को विभाजनकारी नीतियों में डालने की। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्या इसका क्रेडिट एकनाथ शिंदे को भी जाएगा? बीजेपी एकनाथ शिंदे को देगी सबका क्रेडिट? साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नारा है। और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की उम्मीद के साथ। महाराष्ट्र में सिर्फ बीजेपी क्यों, और भी तो आपके सहयोगी हैं, उनका भी हो सबकी बात, मैं तो सबकी बात, पवार को क्रेडिट दे दीजिए। मैं तो सबकी बात करता हूं जो कह रहे हैं एनडीए कि की बात एक बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, वो क्रेडिट तो अजीत पवार को जाता है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो निश्चित रूप से सही है, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये भी नारा बिल्कुल एक सही नारा। एक की बात नहीं की आपने। चलिए ये चलिए पार्टी लाइन पे बोलते हैं, लाइन से आगे बढ़ते हैं। पार्टी लाइन का हमने वो सुन लिया। पंकज जी, मैं चाहता हूं कि जिनने पिछले 2-3 महीने से ये सब कवर किया, उनका विश्लेषण देखते हैं। चेतन जी, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र बीजेपी क्यों जीती, या फिर इतना बुरी हालत क्यों हुई महाविकास अघाड़ी? देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरीके से बीजेपी की हालत वहाँ हुई, 9 सीटों पर बीजेपी रही और सहयोगी दल ज़्यादा नहीं कर पाए, 9 सीटों पर आई। उसके बाद जो वहाँ पर काम करना शुरू किया बीजेपी ने, और उद्धव ठाकरे के ऊपर एक के बाद एक हमले, उसके बाद क्योंकि बीजेपी को ये भी फ़ायदा हुआ कि वहाँ पर शिवसेना का टूटना, शिंदे गुट का बनना, और ये सब तो लोकसभा के पहले हो गया। लेकिन अब देखिए ना, लोकसभा का दायरा अलग होता है, विधानसभा का दायरा अलग होता है, ये हम सब जानते हैं।
दो अच्छा, कोई ये सवाल कर सकता है कि मोदी मैजिक नहीं चला, देवा भाव का मैजिक चल गया? नहीं कह सकते हैं। मोदी जो हैं, मोदी काम करते हैं अपने लिए, और जिस तरीके से पार्टी के लिए जब वो काम करते हैं, या फिर ये कहें कि प्रचार के तौर पर सबसे आगे आके काम करते हैं। बटेंगे तो कटेंगे नारा हर जगह चला, चाहे वो हरियाणा में ले वो लीजिए तो आप। योगी जी का था। नहीं, उन्होंने वहां पर जाके वो भी काम किया ना। अब ये कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता इस बात को कह रहे हैं कि बटे तो कटेंगे, चला, ठीक है, चला, इस बात को ये हम कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर बीजेपी ने वहां पर इतनी बढ़त हासिल की है, तो देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा चेहरा जिन्होंने वहां पर काम किया, और 2024 में जो उन्होंने ये कहने की कोशिश की थी कि आप मेरा रिजाइन ले लीजिए, जब क्योंकि 9 सीटें आई थी, उसके बाद उन्होंने काम किया। अब वो कह रहे हैं कि अभिमन्यु में हूं, मैंने भेज दिया है, तो काम तो देखिए किया है। काम तो किया है, और सबसे बड़ा काम किया है लाडकी बहना योजना। उसी पर आप महिला हैं और आप भी महाराष्ट्र की राजनीति को फॉलो कर रही हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया, सिर्फ एक योजना के चलते, या और भी कुछ कारण था? आपको क्या लगता है महाराष्ट्र क्यों जीती बात? अगर हम ऑडियंस के तौर पे ये चीज देखेंगे तो महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन था वो बहुत भसड़ मचना जिसको कहते हैं ना, वो मच बिल्कुल, गया था। हाँ, तो मेरे मुख्यमंत्री ख्याल पहले से बना रहे थे। लोगों के पास ऑप्शन लगा कि यार इससे अच्छा बीजेपी को दे दो, हमारे पास एक क्लीन है सब कुछ, बीजेपी को दे दो। और मेरे ख्याल से ये महाराष्ट्र में जो बीजेपी जीती है ना, ये उन लोगों को जवाब है जो कहते थे कि भैया महाराष्ट्र में बीजेपी ने विधायक खरीद के, शाह ने विधायक खरीद के जीत हासिल कर ली है। लेकिन महाराष्ट्र में यहाँ उन लोगों को जवाब मिला है कि शाह या मोदी ने किसी विधायक को नहीं खरीदा है, यहाँ अपने दम पे जनता पसंद करती थी, विपक्ष तभी को फिर भी बिकने लायक भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। कोई अभी देख, खरीदारी नहीं उनका। अब विपक्ष वाले, आप ये चीज नोटिस कीजिए, जहां विपक्ष वाले अकेले रहते हैं वहां चुपचाप से फिर भी आगे निकाल लेते हैं। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए। लेकिन जहां पर ये लोग साथ आ जाते हैं, कहने को तो ये लोग कहते हैं कि भैया हम साथ आ गए, इंडिया गठबंधन एक, लेकिन वहीं पे हार जाते हैं। महाराष्ट्र में देख लीजिए, हार गए, भसड़ मच गया इतना ज्यादा, आपस में ही ये लोग कहीं लड़ने लगे कि राहुल गांधी अलग ही नजर आ रहे हैं। अभिषेक, जब से इंडिया नाम रखा है ना, तब से इनकी हालत खराब है। लोकसभा चुनाव हारे, नाम बदल दे, राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री रख के एक बार देख लेते तो भी नहीं काम चलेगा। देखिए, फिलहाल जो महाराष्ट्र की जीत है उसके बहुत सारे कारण है, एक कारण नहीं है। पहला कारण आरएसएस बहुत बड़ा फैक्टर है। जो मनमुटाव लोकसभा के टाइम पर था, नड्डा जी का बयान आया, उसके बाद चीजें खराब हुई, लेकिन इस बार उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट करके दिखाया। जो माइक्रो मैनेजमेंट हरियाणा में किया, वही माइक्रो मैनेजमेंट किया गया महाराष्ट्र में। एक विकलांग तक को पहुंचाया गया पोलिंग बूथ तक, वोट डालिए, आप किसी को भी डालिए, वो एक अलग मसला है। उसके बाद आपका जो ये कहा जा रहा था लगातार के जो दो पार्टियां टूटी हैं, किसकी तरफ वोट जाएगा, विचारधारा बहुत बड़ा फैक्टर रहा उद्धव ठाकरे के और शिंदे के केस में। आप विचारधारा से अगर समझौता करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। लोग आपको उसी लिए जानते थे, बाला साहेब ठाकरे को, हार्ड हिंदुत्व के लिए बाला साहेब ठाकरे को जानते थे। लेकिन आज आपके घर के सामने बाहर, घर के बाहर, मातोश्री के बाहर वक्फ बोर्ड पर अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो उसका समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आपके घर के बाहर भीड़ आकर इकट्ठा हो जाती है। आप नहीं उतरते हैं सड़क पर। आदित्य ठाकरे के पास 2.5 साल का वक्त था जब पार्टी टूटी, वो जनता पर जाकर अपनी विचारधारा को और ज्यादा मजबूत कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर ही रहे थे ना, ट्विटर पे बोल ही फेसबुक रहे लाइव से थे। काम नहीं चलता और ना। खुशबू विचारधारा की बात कर रहे थे, कई लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे थे जब इतना समझौता कर ही लिया है तो मतोश्री का नाम अम्मी जान भी कर ही देते। देखिए, सोशल मीडिया की अगर बात करें तो उन खबरों को जब भी हम देखते हैं तो उसमें अलग ही कुछ चलता रहता है। कभी कोई जीत रहा होता है, कोई जीत रहा होता है। लेकिन जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जैसा कि एक फैक्टर मेरा आपको क्या लगता है, अभिषेक क्यों के जीते? साथ मिलता जुलता है कि आरएसएस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा और देश की राजनीति सिर्फ महाराष्ट्र की ही नहीं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के अलावा जो बाकी सारे राज्य हैं वो किसानों पर निर्भर होते हैं। और किसानों को जिस तरीके से सौगात दी गई है शिंदे की तरफ से, शिंदे सरकार की तरफ से, कपास और सोयाबीन के जो किसान हैं उनके लिए ठोस कदम उठाया गया है। लाडकी प्याज बहन के योजना एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा हुआ था उसको भी हटा दिया था लोकसभा लाडकी चुनाव के बहन बाद। योजना एक बड़ा फैक्टर है मेरे हिसाब से। और फिर योगी जी का जो बयान था, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे मुद्दे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में काम आए हैं और महाराष्ट्र की जनता को समझ में आया है कि उनके लिए क्या सही है। मुझे लगता है कि एक और बड़ा रीज़न ये भी है कि विपक्ष जनता तक नहीं पहुंच पाई, उनके पास बिल्कुल, यही मैं मुद्दे बात भी कर रहा नहीं था, थे। वागीशा, चूंकि आप महाराष्ट्र हमेशा कवर करती रही हैं, तैयारी के स्तर पर, नैरेटिव के स्तर पे,
आपको क्या लगता है महायुति बहुत आगे थी और ये अभी भी एक ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे कि लोकसभा चुनाव में हम चूंकि आरक्षण हटाओ, संविधान हटा देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, वही वाला मुद्दा? पंकज जी, बहुत कम शब्दों में जवाब दूंगी। हम बात कर रहे हैं महायुति जीती है, महायुति जीती, लेकिन कुछ बयान जो अब चर्चाओं का विषय बन रहे कि कंगना रनौत ने 2020 में बयान दिया था जब बीएमसी ने उनका घर तोड़ा था कि एक दिन तूने आज मेरा घर तोड़ा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। तो मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे को अब वो श्राप याद आ रहा होगा। और जो कांग्रेस, जो राहुल गांधी महाराष्ट्र में जीतने का दावा कर रहे थे, वो क्या अपना किला बचाएंगे जो बाला साहेब ठाकरे की और वीर सावरकर की जय नहीं बोल पाए महाराष्ट्र में? बस यही आंसर है कि महाविकास आघाड़ी का ये हाल। ये चीज बहुत ये हुआ था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना पूछा गया था कि हिंदू हृदय सम्राट बोल दीजिए, उद्धव ठाकरे नहीं बोल पा रहे थे। फिर पालघर में जो कुछ हुआ, उसके अलावा मतलब ऐसा लग रहा था कि वो शरद पवार और कांग्रेस से ज्यादा सेकुलर बनने के चक्कर में थे, उसका नुकसान हुआ। आपको क्या? हाँ, फ्रेंच कट वाले शंकराचार्य भी थे। भी एक नाथ शिंदे की तारीफ की और उन्होंने कहा कि मैं आशीर्वाद देता हूं कि सत्ता में आओ, जो गौ रक्षा के लिए काम करेगा हम उसके साथ हैं। पालघर के साधुओं के साथ जो हुआ और उसके साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकारों के साथ उस वक्त जो उद्धव ठाकरे ने किया, वो भी इनकी एंटी गया कि भाई जब वरिष्ठ पत्रकारों को या बड़े नेताओं को परेशान कर रहे हो तो कल को जनता के साथ क्या करोगे। ये 3-4 पॉइंट्स जो रहे, आमिर जी ठीक, वो कहीं ना कहीं बड़े फैक्टर रहे। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पत्रकारों की बातचीत हुई। उद्धव ठाकरे की जब सरकार चल रही थी तो मीडिया के साथ जो सलूक हुआ और जो पालघर वाला सारा इंसिडेंट हुआ, आपको लग रहा था एक गुबार बन रहा था? आपको क्या कारण लगता है महाराष्ट्र में महायुति ने जिस तरह से परफॉर्म किया, महाविकास आघाड़ी की हार हुई? ये सब मुझे नहीं लगता। जो मैं चुनाव को एक नज़रिए से देख रहा हूँ, उसके कई कारण हो सकते हैं। महाराष्ट्र को 4 भागों में बांटा जाता है। कोंकण जो मुंबई से सटा हुआ सारे इलाके, विदर्भ का इलाका, मराठवाड़ा, और वो जो नीचे एरिया में आता है। तो सबसे बड़ी चीज़ की जो बीजेपी की जो रणनीति रही है, वो सबसे बड़ा उनका ये था कि जो पहले से चला आ रहा था कि ओबीसी में जो धनखर हैं और एक और 2-3 बिरादरियां, उन ओबीसी जैसे पंकजा मुंडे की जो बिरादरी है, तो ये जो ओबीसी का वोट बैंक था जिसपे जो है बीजेपी सबसे ज़्यादा फोकस की। जैसे आप इसको एक दूसरे उदाहरण से समझिए कि हरियाणा में सभी मतलब कि पॉलिटिकल चाहे जितने भी 10-12 एजेंसियां हैं जो सर्वे कर रही हैं, उन सब ने कह दिया कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस। लेकिन हरियाणा चुनाव का मतदान के दिन पहले बाकायदा भूपेंद्र हुड्डा के यहाँ बैठक हुई थी और वो मंत्रालय बांट रहे थे कि कल से तुम ये मंत्री बन जाना, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और अगला दिन चुनाव पर नहीं, तो वो चीजें सभी लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी जो ओबीसी का जाट बनाम ओबीसी जो खेल रही है, ये उसके लिए घातक होगा। इस बार जाट जो है जम के जाटों ने वोट दिया है, लेकिन जो ओबीसी की जो वहां के लोकल स्तर पे लोग रहते हैं, जो वो सेंटिमेंट है उनका, जो जाटों से उनका जो वर्चस्व की लड़ाई है, वही चीज काम की है। तो उसी हिसाब से काउंटर ध्रुवीकरण, एक तरफ का ध्रुवीकरण, दूसरा तरफ का नहीं, मुझे तो ये भी लगता है कि
जो आज का जो रिजल्ट आया है, मराठा आरक्षण कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। वो तो जरंग पाटिल थे, वो बैठे हुए थे, उनका अपना असर नहीं था उस समाज में। इसको एक दूसरे नजरिए से देखिए कि मीडिया द्वारा ज्यादा जाट जो है हरियाणा में सरकार नहीं बना सकते किसी की, उसी तरह मराठा भी जो है आप किसी की अकेले नहीं बना सकते, उनको दूसरे की वो मदद चीजें करें। लगी। युवाओं को ये लग चुका है कि विकास तो जो भी नेता आएगा विकास करेगा, सब करेगा, लेकिन जो धर्म की बात करेगा, देश की बात करेगा, उसी को हम वोट और देंगे। सिर्फ एक जाति की बात नहीं करेगा, आपको सबको जोड़ के लेकर चलना पड़ेगा। यहीं से मैं उत्तर प्रदेश की बात शुरू करता हूं, दूसरा महत्वपूर्ण राज्य। जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो ये कहा गया कि अखिलेश यादव बहुत सफल हो गए या योगी आदित्यनाथ की हार हो गई, बीजेपी में आपस में घमासान है। एक चैलेंज था अपने आप को प्रूफ करने के लिए। देखिए पंकज जी, मुझे लगता है कि हमेशा से चैलेंज सिर्फ एक ही बात, उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में ही बात कर रहा हूँ कि हमेशा से चैलेंज हमारे समक्ष ये रहा कि कैसे उत्तर प्रदेश को माफिया के राज से मुक्ति दिलाई जाए और उसको कहीं ना कहीं आम जनता के सामने बताया जाए कि हमने माफिया। लोकसभा में क्या हुआ था, फिर अभी क्या हुआ? बिल्कुल वही बता रहा हूँ। लोकसभा की अगर बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से ये संविधान की प्रति लेकर के घूमते थे, जिस प्रकार का झूठा आश्वासन, भ्रमजाल फैलाने का कोशिश किया, क्योंकि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि एक झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम, राहुल गांधी की बात करें चाहे इंडी गठबंधन के, बेचारे राहुल गांधी तो आए भी नहीं उत्तर प्रदेश में, काहे बदनाम कर रहे हैं उनको? लोग वो तो महाराष्ट्र में या वायनाड में थे। इंडी गठबंधन के कुछ एक नेताओं के द्वारा जिस तरीके से प्रचार किया गया, इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि झूठा भ्रम फैलाने का इन लोगों ने कोशिश किया, जिसके कारण कुछ एक सीटें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में हमारी कम हुई। लेकिन उसके बाद आपने अभी के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा कि कैसे एक विशाल बहुमत भारतीय जनता अच्छा, पार्टी के शाह पक्ष जी या में योगी जी जाता में है। सब ठीक हो गया? निश्चित रूप से सारी चीजें पहले भी ठीक थी, आज भी ठीक है और आगे भी ठीक रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी जहां लगभग 13 करोड़ से भी ज्यादा कार्यकर्ता हैं और विभिन्न इसलिए मैं ऐसे पूछ नेता- रहा था कि लोकसभा में उतना प्रचार नहीं करवाए थे योगी जी से, इस बार आप लोगों ने खुला छूट दे दिया था कि योगी जी आप ही संभालो। देखिए पंकज जी, ऐसा लगता है लोगों को, कई बार खबरें ढूंढने के लिए लोग इस प्रकार की चीजें जो हैं वो मीडिया में डालने की कोशिश करते हैं, लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मूल चुनौती ये होती है कि 2014 के बाद जो हमारी सरकार बनी उसके समक्ष जो चुनौतियां थी और उन चुनौतियों को पूरा करने के लिए हमने जो योजनाओं का क्रियान्वयन किया, खास करके मैं एक महत्वपूर्ण योजना की बात करूंगा कि जब गरीब के घर में कोई बच्चा मरता है ना, उसके विषय में कभी भी कोई खबर नहीं बनती है। जब किसी आदिवासी के घर में कोई बच्चा मरता है दवा के अभाव में, तो वो खबर नहीं बनती है। एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति, एक जैसे नमक वाले रिपोर्टिंग के लिए पत्रकार को अरेस्ट करवा दिया था। नहीं, मैं जो बता रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत योजना, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं उस अंतिम तबके पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो भी अपने पिता की जान बचाने के लिए में सक्षम हो पाया। सिर्फ लालू जी का इलाज ही सिंगापुर में क्यों होगा? ठीक है, उत्तर प्रदेश पे ही रहते हैं, डेवलप कर उत्तर सकते हैं। प्रदेश पे फोकस अच्छा, करते हैं। अच्छा चेतन, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा था और फिर अभी उपचुनाव हुए, योगी जी को हमने फुल फ्लेज देखा, हर विधानसभा क्षेत्र में 9 दौरे, इस बार वो गेम चेंजर साबित हुआ या फिर लोकसभा के बाद कुछ चीजें सेटल हुई है? मोहन भागवत की मुलाकात, फिर अरुण जी के साथ वो तो हुई है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अब ये माने या ना माने, चैलेंज कैसे के तौर मान लेंगे? चैलेंज के Officially तौर नहीं पर तो मानेंगे। इन्होंने लिया ही था उपचुनाव। हालांकि झारखंड महाराष्ट्र अलग है, लेकिन उपचुनाव की जो 9 सीटें थी इन्होंने चैलेंज के तौर पर लिया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हाल हुआ बीजेपी का, उस पर हमने बात की थी, खूब चर्चा हुई थी कि कहाँ कमी रही, बीजेपी की स्ट्रेटेजी कहाँ काम नहीं कर पाई। हालांकि अब इन्होंने 6 सीटें जीती हैं, एक इनकी सहयोगी पार्टी रालोद है, उन्होंने जीती हैं 7 कुल मिला के गठबंधन ने जीती हैं, 2 सपा के खाते में गई हैं। हालांकि इनको बधाई जीत की, लेकिन सपा ओवर कॉन्फिडेंस में आई 37 सीटें जीतने के बाद और कहीं ना कहीं निश्चिंत हो गए थे कि ठीक है, और सिर्फ ट्विटर वॉर चल रहा था। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव की काम कर रहे राजनीति थे हम उस पर। देख रहे हैं लगातार, जब से वो राजनीति में आए हैं बहुत माहौल बहुत बनता है, वो नहीं जाते, ट्वीट खूब कर देते हैं, गाली वाली दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक दौरा किया है, एक बार गए हैं, और मुख्यमंत्री जिसके जिम्मे और भी जगहों का स्टार प्रचारक है, वो उसका महाराष्ट्र में डिमांड है, झारखंड में डिमांड है, वो यहाँ लगा हुआ है, 9 बार जा रहा है, सारे मंत्रियों को लगा दिया है। इनको बस
मुस्लिम आबादी, यादव संख्या है, डेमोग्राफी वही 90 वाली राजनीति। हाँ, पीडीए। और पीडीए में लास्ट वाला ए कौन है? अल्पसंख्यक है कि अगड़ा है? संख्यक है, अगड़ा है, हाँ, आदिवासी बताइए है। ना। हाँ। अब देखिए, जो लोग ये चीज़ बोलते हैं ना कि बिहार में सिर्फ जंगल राज था, जंगल राज उत्तर प्रदेश में भी था जब अखिलेश यादव थे, उनके पिताश्री थे। और मेरे ख्याल से आपने जो कहा कि योगी आदित्यनाथ से आप कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सीएम है। सीएम का अपना एक ऑरा होता है, नहीं, अपना इनके एक पास तो वो और ज्यादा होता है। टाइम है ना नहीं अखिलेश के देखिए, पास। अखिलेश यादव अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ही प्रचार करने जाते, ट्विटर से हट के हर जगह प्रचार करते, तो सीएम तो वो बन जाते। लेकिन वो सीएम नहीं है, वो विपक्ष में है। इसीलिए वो विपक्ष में है क्योंकि वो सिर्फ ट्विटर बाजी करते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश में जीत की, तो मेरे ख्याल से पार्टी में जो अंतरकलह चलता है उसके कारण कई बार नेता हार जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये साफ देखने के लिए मिला। लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा देखने के लिए मिला था किस तरह से योगी आदित्यनाथ को साइड करने की कोशिश की गई थी। और जब देखा गया कि भैया इस बार लोकसभा में तो रिस्क ले लिया गया, भैया योगी जी योगी बाबा को इग्नोर नहीं करना, योगी आदित्यनाथ हीरो है। अभिषेक अपने नहीं गए थे, भाभी डिंपल भाभी को भेज देते, कम से कम वो प्रचार कर लेती। और एक सीट तो ऐसी है जहां 60% के आसपास मुस्लिम आबादी है और वहां जमानत जब्त हो गई। कुंदरकी की वो सीट है, हाँ। उसमें रामवीर सिंह ठाकुर उम्मीदवार रहे बीजेपी के। पहले उस उम्मीदवार को चुनाव से 4 दिन पहले नोटों के बक्से से तोला गया, मुस्लिम समाज के द्वारा। 500 की नोटों की गड्डियां उस बक्से में भरी थी और जो बक्से का वेट था उससे भी अलग नोट डाले गए कि भाई 5 किलो का बक्सा है, 5 किलो और नोट डाल दीजिए। तो समझ गया मुसलमान, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का तो कम से कम समझ गया है कि आप अगर कानून व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे तो सही रहेंगे, आप भी सलामत रहेंगे, आपका घर भी सलामत रहेगा। हाँ, नहीं तो आज नोट से तौल रहा है, कल वो पीतल समझ से गए तौल हैं कि देगा। अखिलेश यादव सिर्फ सांड बुलेटिन तो दे सकते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो देख चुके हैं, दूसरा शासन 7.5 साल की सरकार योगी आदित्यनाथ की हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा आकलन ऐसा है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान तो कम से कम समझ गया कि ये सिर्फ वोट लेते हैं, आपका इस्तेमाल करते हैं, सत्ता की मलाई चाटते हैं। बाकी राजनीतिक भागीदारी हो या फिर शैक्षिक भागीदारी देने की बात हो, आपके समाज की शिक्षा की बात करने की बात हो, तो वो बात नहीं करते। ये लोग मदरसों का समर्थन करेंगे। हाँ, मदरसों में बच्चे वाला पढ़ने भी थोड़ा सा चाहिए, गड़बड़ा क्योंकि गया वो अगर कि नहीं पढ़ेगा नहीं तो किया इनका ए वाला समर्थन कि वो करेगा। ए है क्या, वो अगड़ा है कि अल्पसंख्यक अगर है। वो पढ़ लेगा तो वो इनका समर्थन नहीं करेगा, उसे पता चलेगा फिर 2 पैसे कैसे कमाने, अपने परिवार का पेट कैसे भरना है। फिर वो मदरसे में पढ़ने के बाद वो आलिम नहीं बनेगा, वो सिर्फ मुल्ला मौलवी नहीं बनेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जिस तरीके की कानूनी अच्छा, कार्रवाई खुशबू हुई। आप बताइए, उत्तर प्रदेश को आप भी बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हैं। लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी की हालत खराब रहती है या कम सीट आती है, अचानक उपचुनाव आते आते तक वो इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि 9 में से 7 सीट जीत जाती है। वजह मेरे हिसाब से पंकज जी, देखा जाए तो 3 वजह है। सबसे पहले तो एक टाइम था लोकसभा के बाद जब सरकार और संगठन दोनों अलग अलग नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उपचुनाव आए ये सारे डैमेज कंट्रोल हुए और जो भरोसा जनता को दिखना चाहिए था वो दिखा है। पहला नड्डा जी ने तो बोल भी दिया था कि हाँ। आरएसएस की अब जरूरत नहीं है, हम बड़े हो गए। हाँ हम उससे बड़े हो गए। इसीलिए दिखाई नहीं दिए ना फिर यूपी में। अच्छा, ये पहला तो ये है नड्डा जी को गड्ढा भी नजर आया ना 24 के बाद, जिस गड्ढे में हो गए। तो सरकार और संगठन में एक तालमेल जो है वो दिखा। दूसरा, योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देना मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है यूपी में 7 सीटें जो अभी वो जीत पाए हैं, क्योंकि योगी अपने आप में एक ब्रांड है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी उनका जादू चलता है और जब उनके खुद के राज्य की बात है तो वहाँ उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, फ्री हैंड मिला उन्हें। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा रीजन है। अब केशव प्रसाद मौर्य को नहीं ना बार बार सीए बोला, वो तो कहीं दिखे भी नहीं, मुझे लगता है वो कभी कहीं दिखे भी नहीं है। अभी भी है जिंदा की वो अभी खत्म हुआ ठंडे बक्से में। बिल्कुल, अभी यूपी उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ एक ही लाइन याद आ रही कि यहाँ पर अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी लोकसभा चुनाव में जब अयोध्या हार गए थे तो योगी जी पे ठीकरा फोड़ दिया। सारे पोस्टर हमने देखे, बहुत जगह पोस्टर में योगी आदित्यनाथ जी का फोटो नहीं था, तो लोगों को लगा था कि योगी जी को ये लोग साइड करना चाहते हैं। तो एक बात मुझे एक लाइन सिर्फ याद आ रही है कि तेरी जीत से ज्यादा तो मेरी हार के चर्चे थे, और हार से ही सबक लेकर योगी आदित्यनाथ ने पूरी बीजेपी में मैसेज दिया कि मुझे कोई साइड नहीं कर सकता। और वो अयोध्या के राजा वाला जहां लेके वो हमने एक फिल्म देखा था,
उसमें नाना पाटेकर की एक ब्रांडिंग करते रहता है, पहले मैं हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था और फिर बाद में ये बहुत उसी तरह, हाँ उसी तरह अयोध्या से जो जीते थे उनको लेके चलते, ये अयोध्या के राजा हैं, ये देखिए यही महान है उसका भी। हाँ आजकल तो इंटरव्यू में भी अखिलेश यादव उनको बगल बैठाए रखते हैं। हाँ हाँ, और लोकसभा में साथ साथ लेके लेकिन पंकज जी फायदा क्या हुआ, उपचुनाव ही नहीं हुआ। नहीं तो विजिटिंग कार्ड तो बना के रखा था ना बेचारे। वही पंकज जी, वही अवधेश प्रसाद जो जीतने के बाद जय सिया राम भी नहीं बोल पाते। और सीता माता के बारे में कुछ गलत शब्द ठीक है, चढ़ वो गए थे। सब विवादों के बारे में मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, विवादित बयान फिर भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अब अगर बात है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की जीत की, तो उसको 2 या 3 शब्दों में ख़त्म कर दूंगा। योगी की बात जितना मानेंगे उतना जीतते जाएंगे। नहीं रोहित, उतना फायदे में रहेंगे। योगी की बात आप मानेंगे तो फायदे में रहेंगे, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब एक दौर था बीजेपी में अटल और आडवाणी का, वो जो तय करते थे उस लकीर पर सब चलते थे, और 2 से अच्छा खासा प्रदर्शन आपने किया, सत्ता तक हासिल आपने कर ली। फिर बीच में आप 4 से लेकर 10 तक केवल संगठन बनाते रहे और भटके रहे, तो आपको कुछ मिला नहीं। फिर जब आप अमित शाह और मोदी और शाह का दौर आया, तो आपने 14, 19 और 24 भी देखा। 24 बहुत बुरा नहीं था, इतना तो कांग्रेस पता नहीं कब जीत पाई रही होगी, 240। तो अमित शाह, इमरजेंसी के बाद 252 ले आई थी इंदिरा गांधी। शाह का दौर, अब मुझे लगता है कि अब आपको समझना होगा कि उसमें ऐड करना है योगी आदित्यनाथ को। अगर योगी आदित्यनाथ में कि नहीं, जबरदस्ती ऐड करना है आपको। योगी आदित्यनाथ आपके लिए उपयोगी हैं। प्रधानमंत्री ने उस दिन भले ही भाषण में योगी है उपयोगी, भाषण में अब यूपी प्लस योगी उपयोगी उन्होंने भले ही तुकबंदी करके बोल दी हो, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का सच है। और जब जब योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठेगा, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश का ठाकुर, उत्तर प्रदेश का वो समाज जिसको योगी आदित्यनाथ ने न्याय दिलाने के लिए हर एक सभी समाज नहीं, को मैं जो बता रहा हूँ मतलब कोई ऐसा नहीं कोर कह वोट सकता बैंक में बता रहा हूँ, कोर वोट बैंक बता रहा हूँ। यादव अभी भी वोट नहीं करेगा बीजेपी को। आप राजनीतिक उत्तर प्रदेश और बिहार में बिना जातियों के बात पंकज जी नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा नाम रोहित पांडे है इसलिए मैं कह रहा हूँ। कांग्रेस का वोट बैंक एक वक्त ब्राह्मण हुआ करता था और बहुत वक्त लग गए कांग्रेस से उसे छिटकने में। वो छिटका उत्तर प्रदेश में 2024 में। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने ये सिगुफा छोड़ दिया कि ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं, ठाकुरों के नहीं हो रहे हैं। उसका एक इन्फ्लुएंस हुआ, लेकिन 24 में जब संविधान और दलित और ये बातें हुई कि ओबीसी को नहीं मानते हैं, तब फिर उन चीज़ों को समाज ने समझ लिया कि भाई आपने हमें अकाउंट में कब दिया। तो उन सब चीज़ों का फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ा। ये तो शुक्र मनाए अखिलेश के मिल्कीपुर पे चुनाव नहीं हुआ और ना 8-2 था। नहीं ठीक है, 2 बातें। एक तो 99 सीट जीतने के बाद सुप्रिया सुले जो सुप्रिया स्नेत ऐसे जो कर रही थी वो, और दूसरी बात ये है कि अमित शाह भी बोलेंगे कि योगी है उपयोगी, या सिर्फ मोदी ही बोलते रहेंगे? एक आध बार उनसे ही बुलवा पंकज जी, मैं यहाँ थोड़ा सा ये कहूंगा, किसने बीजेपी के किस नेता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कोई दिक्कत है? ये मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, विपक्ष का सिर्फ एक जब कोई narrative है। दिक्कत नहीं था तो उसके बाद हमने मोहन तस्वीरें भागवत देखी, जब गोरखपुर जा रहे हैं, अरुण जी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं राजनाथ सिंह के यहाँ, योगी आदित्यनाथ से मिलने आ रहे हैं, अचानक यात्रा में योगी चले जा रहे, तो सब कुछ बोलेंगे तभी समझेंगे। देखिए सुनिए, उस विवाद के बाद सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है नहीं हुई? अमित शाह और योगी आदित्यनाथ चुनाव के बीच में नड्डा जी को डॉक्टर ने कहा था कहने की आरएसएस का छोटा है और नहीं बोलेगा तो पंकज जी, मैं अच्छा नड्डा जी बयान सही था। मैं इन बातों का खंडन करना चाहूंगा। मेरा देखिए स्पष्ट रूप से मानना है कि बहुत बड़ी पार्टी है हमारी और विभिन्न राज्यों में हमारी अपनी कार्यशैली है। हम अपनी कार्यशैली और कार्य अनुभवों के आधार नड्डा जी काहे बोले थे आरएसएस के बारे में? हम अपने कार्य अनुभवों के आधार पे काम करते हैं। उन अनुभवों के आधार पे कब क्या बोलना होता है, किस तरीके की चीजें होती देखिए पंकज जी, यहाँ एक चीज तो हो सकती है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से वो प्रस्तुत करते हैं, तेजी के साथ पैन इंडिया के नेता बनते जा रहे हैं। एक लोकप्रियता इन उपचुनाव में याद करिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा चर्चा अगर किसी नाम की रही पूरे उपचुनाव में, ज्यादा नहीं तो डिमांड आदित्यनाथ की, ये बात तो मैं हर जब मैं गुजरात इलेक्शन कवर करने के लिए गई थी तो योगी आदित्यनाथ की वहां पर सभा थी और मोदी जी की भी सभा थी। लोगों ने खुद बोला कि मोदी जी की सभा से ज्यादा तो यहाँ योगी की इसमें भीड़ है। तो ये सत्य था। गुजरात जैसी जगह पर आप बात करें, हमें ये बताएंगे आखिरी कंक्लूजन बस, ये उत्तर प्रदेश पे आपको क्या लगता है? इतना अच्छा परफॉर्मेंस? मेरा एक सवाल उनसे रहेगा। अच्छा ठीक।
मुझे ये जानना है कि अब जिस तरीके से आपने देखा कि फ्री हैंड मिला तो उपचुनाव में वापसी करते हुए बीजेपी नजर आ रही है, तो ये बात कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, बीजेपी से योगी नहीं, योगी से बीजेपी है? देखिए, संगठन से कोई भी व्यक्ति होता है और संगठन शक्ति के साथ कहीं ना कहीं मैं पूरी बात केशव प्रसाद मौर्य वाला बयान। मैं अपनी बात को पूरा करूं। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है, जिस संगठन में एक से बढ़कर एक ऐसे प्रबुद्ध लोग हैं जिनके नेतृत्व को कहीं ना कहीं पूरे देश ने स्वीकारा है, जिनमें से एक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी हैं और विभिन्न राज्यों में हमारे अन्य नेता भी हैं। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें तो आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किस तरीके से हमारी सरकार बनी और उसके बाद किस तरीके से मोहन यादव जी के नेतृत्व में वहां हमारी चलिए, सरकार आपने चल शिवराज रही सिंह है। चौहान से शुरू किया। चलिए अब आ जाते हैं झारखंड पे, प्रभारी हैं। लेकिन इसके बाद एक चीज मैं खत्म करना चाहूंगा कि ओवरऑल मुद्दों पे मैं जब आता हूं, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों की परिस्थितियां कहीं ना कहीं एक जैसी इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि यादव और मुसलमान ये वोट बैंक बनाने का काम चाहे मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा किया गया हो, चाहे लालू यादव के द्वारा किया गया हो, लेकिन मुसलमानों के बीच में कहीं ना कहीं भय की स्थिति व्याप्त करना। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 6,667 मदरसा आज भी कागज पे चल रहा है और उस मदरसे के लिए जाने वाला जो पैसा है उसकी दलाली करके खाने वाले कौन है? ये सपा के लोग जो है, ऐसे ही लोगों ने किया ना। ये बात नीतीश कुमार से बुलवा के दिखाइए, देखिए जो आप बोल रहे वो हैं। नहीं बोलेंगे ना, देखिए वो नहीं बोलेंगे। चलिए झारखंड पे आते हैं, लंबा हो रहा है वीडियो। चलने से पहले अरुण जी का पहले कंक्लूजन ले लेते हैं। हाँ, कंक्लूजन आप बताइए उत्तर प्रदेश के बारे में। आपका नहीं, क्या सभी लोगों ने अच्छा बोला है उसमें। नहीं, आपका भी तो कुछ होगा हाँ, ना? नहीं, मेरा भी है। मेरा ये है कि मैं उपचुनाव से किसी के ग्राफ को बढ़ना और किसी के घटना को नहीं नापता, क्योंकि ये आप भी जानते हैं, यहाँ बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि उपचुनाव जो है एक सामान्य प्रक्रिया है, उससे न सरकार गिरती है और न सरकार बनती है। और अगर अखिलेश जी जाते तो? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। अखिलेश जी कहाँ जाते? जीत जाते। मान लिया कि 7 सीट अखिलेश जी के पास होता, नहीं, मैं उसी फिर माहौल क्या बनाते वो? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उसी बात को कह रहा हूँ, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि ये एक प्रक्रिया है। सोशल मीडिया पे दो तरफा लोग हैं, एक इनके लोग हैं, एक उनके लोग हैं, तो ये इसी तरह की प्रक्रिया बनती है। मैं ये कह हाँ, नहीं, माहौल तो एक होता है कि चलो भाई बना दिया, नहीं, पॉइंट स्कोरिंग हो गया। यार इस उपचुनाव से क्या होने वाला है? यूपी सरकार को क्या होने वाला है? लेकिन आमीन सर, अखिलेश जीत जाते तो, अगर 7 सीटें जो आप पूछ रहे थे, तो अगर अखिलेश जीत जाते तो क्या होता? कुछ नहीं होता। लेकिन ये आमीन सभी सर, जानते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ जी, पूछिए। लेकिन ये बात तो कहा जा रहा था ना कि कहीं ना कहीं ये लिटमस टेस्ट है और फिर ये नहीं। विधानसभा का एक तस्वीर जो है वो सबके सामने लाकर रख मैं देगा। उस चीज को बताता हूँ। ये यहाँ पे बैठे हुए हम सभी, अगर मैं इनको उसमें उस बात को ना जोड़ूं तो, क्योंकि ये पार्टी से प्रतिबद्ध है, तो ये वो चीजें नहीं बोल पाएंगे। लेकिन आप सभी तो जानते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पे लाइक करने वाले अलग लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लाइक करने वाले अलग लोग हैं। तो जो सिगुफा जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या हर जगह सोशल जो मीडिया चलता ऐसे है, भी तो वो ऐसे ही लोगों को भारत के चलता सिर्फ है। 2% लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं झारखंड पे। एक सेकंड, जो बात अभी तक ये सत्य घटना है कि अभी तक अमित शाह और मोदी ने योगी को बड़ा नेता स्वीकार नहीं किया। मोदी जी स्वीकार कर लिए हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर जिस दिन ये स्वीकार कर लेंगे उस दिन लड़ाई खत्म है। ठीक है, पंकज जी। चलिए अब झारखंड पे आते हैं। एक तमाम खुशियों के बीच एक गम। झारखंड हारे तो हारे, पर इतनी बुरी तरह हारे, क्यों हारे भाई? देखिए, झारखंड पे तो मैं बोलूंगा, लेकिन एक शब्द में एक बात पे पूरा, पिछली बार से भी कम हो गई। बस एक लाइन में कुछ मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के विषय में कि हम काम करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर के ये शब्द हैं कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। तो बस ये सेंटेंस में हमारी कार्यशैली जो है वो छुपी बस एक सेकंड, मैं इसका जवाब दूंगा। लेकिन झारखंड की बात करेंगे। लेकिन अब झारखंड के मुद्दे पे आते हैं। झारखंड में हार जो है निश्चित रूप से ये समीक्षा का विषय है और कहीं ना कहीं हमें समीक्षा करने की आवश्यकता है, गहन समीक्षा की आवश्यकता है। और गहन समीक्षा से भी ज्यादा आगे बढ़ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने भी हार वहां स्वीकार की है,
उनको घर में नहीं, बैठने ये की सब तो- आवश्यकता ये नहीं तो है। नेता वाली पंकज जी, बात है कि नहीं, समीक्षा पंकज- करेंगे, पंकज मंथन जी, करेंगे। पंकज एक चीज, हाँ, एक चीज मेरे से पंकज जी, मैं जो मैं एक बोल- सवाल है मेरा। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कुछ मैसेज देना बोलिए। चाहता हूं, तो वो मैं बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को आज उन लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है जो आदिवासी हैं, और आदिवासी जन समस्याओं को, ऐसा नहीं कि हम हारे हैं तो उनके काम जो पहले से कर रहे थे उसमें कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे, और भी दुगनी मेहनत के साथ हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके काम को कहीं ना कहीं अच्छा, पूरा कराने एक में बात बताइए, हम एक सुनिश्चित बात करेंगे। बताइए, झारखंड चुनाव अच्छा लड़े, वहां के स्थानीय नेताओं से रैलियां सभाएं क्यों नहीं करवाई? सारा हेमंत विश्व शर्मा वगैरह, अच्छा प्रभारी थे शिवराज जी, वो बेचारे पीछे हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वो कहाँ है चुनाव में पता नहीं, वो मजबूरियां गिना रहे हैं। बाबूलाल मरांडी इतना पुराना नेता, उनको पीछे। ऐसा लग रहा था कि पूरे चुनाव की कमान सिर्फ दो लोगों के हाथ में है, हेमंत विश्व शर्मा और अमित शाह। इसका कुछ बैकफायर किया है? देखिए पंकज जी, हार जाने के बाद जब किसी राज्य में कोई पार्टी हारती है अथवा कमजोर होती है तो उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, उनके विभिन्न नेताओं के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं। अगर हम वहां चुनाव जीतते हैं तो ये सारे के सारे आरोप जो हैं वो खारिज हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वहां की मूलभूत चुनौतियां आज भी है कि रोहिंग्या मुसलमान वहां आज कुछ भी तो बस रहे हैं। कारण रहा होगा नहीं, हार का। मैं बता रहा हूँ ना, रोहिंग्या मुसलमान आज भी वहां है, और मेरा स्पष्ट रूप से चलिए मान- छोटे जवाब लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं जो कह रहा था वो जवाब दे दूंगा आपको। ठीक है। नहीं ये एकदम मैं बोल रोहिंग्या, जमाई टोला, इन सब बातों का जिक्र हमेशा होता है। निशिकांत दुबे हर सदन में आते हैं और बोल के जाते हैं। और एक बात जाने, मैं निशिकांत दुबे जी की बात नहीं कर रहा, रोहिंग्या मुसलमान खतरा है देश के लिए, उस पूरे खतरा इलाके में है। हार गया। राजनीति से आगे बढ़ के वो खतरा है तो है। हर बार सदन में अभी 25 तारीख से शुरू होगा, फिर से जमाई टोले का जिक्र होगा, लेकिन केंद्र सरकार उनके लिए क्या कर रही है, इसका सवाल कोई जवाब जवाब नहीं देगा। हाँ, आप जवाब ये दें। जानना एक- एक है, करके क्या झारखंड चुनाव कैसे हार शुरू जाने करना के बाद हमें चुप हो जाना मैं है? ये कह रहा था। हाँ झारखंड, नहीं नहीं मैं वही चीज छोटा छोटा जवाब ले नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो आपने सवाल शुरू किया मैं उसी बात को कह रहा था कि जो हम यूपी में बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को वो नेता स्वीकार नहीं किया, लेकिन आपने कहा कि स्वीकार कर ले तो हो सकता हो, लेकिन इन्होंने बोला, मैं वही चीज जो आपने शब्द यूज किया मैं उसी को कह कि अमित शाह ने जब शिवराज पे इतना ट्रस्ट नहीं किया और वहां के सर्वे सर्वा हेमंत विश्व शर्मा थे, और ये इसको किस सबूत की तरह देखा जाए तो ये नहीं लगता कि वहां के लोग जो ज्यादा एक्टिव है, शिवराज जी नहीं, नहीं जो एक्टिव आपका हैं। सवाल था कि वहां के लोकल नेताओं को उतना स्टेज नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, मेरा ये कहना था। बिल्कुल रोहित, तो आते हैं झारखंड को तो हो सकता है अमित शाह जी को नहीं, अब क्या प्रमोशन लेंगे? ठीक है, अब जो प्रमोशन होगा वो 29 आप कृषि मंत्री से क्या बनेंगे भाई? आप कृषि मंत्री से क्या बनना? आप अब जो प्रमोशन होगा उसके बाद वो 29 के बाद देखें। हाँ। झारखंड में बस इतना कहना है, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीजेपी के लिए काल बन गई, और उसके बाद कल्पना सोरेन ने जो जिम्मेदारी उठाई वो जेएमएम के लिए मतलब वरदान हो गए। बस इतने में ही झारखंड चुनाव खत्म है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो ईडी की कार्रवाई वहां पर हुई है, जो हेमंत सोरेन जेल में गए हैं, इसका कहीं न कहीं सहानुभूति लोगों की मिली है। और सबसे बड़ी योजना जो 1000 रुपए हेमंत सोरेन महिलाओं को दे रहे थे, 2500 रुपए का उन्होंने वादा किया, तो महिलाओं का साथ जो है वो हेमंत सोरेन को बढ़ चढ़ कर मिला है, और जो धोखा चंपाई सोरेन ने दिया उसकी भी मिली लोगों की सहानुभूति। बाहरी लोगों को नहीं मिलेगा, वो बाहरी लोगों को नहीं। आप तो यहाँ दिल्ली में कर रही है ना, तो अच्छा मम्मी से बर्बादी हूँ मैं, मम्मी से बर्बादी हूँ मैं। अच्छा, उसका कुछ असर था? मुझे लगता है कि हाँ काफी ज्यादा असर देखने को मिला। 2 पॉइंट्स इन लोगों ने भी बताए कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और जिस तरीके से लगातार सरकार के अगेंस्ट जो छापेमारी चली, वो सारी चीजें सहानुभूति की तरफ ले गई लोगों को, आम जनता को। और दूसरी चीज मुझे लगता है कि बीजेपी ने उस तरीके से ध्यान नहीं दिया झारखंड में, वो जमीनी स्तर पर उतने अच्छे तरीके से नहीं गई हेमंत जितने। विश्व शर्मा लगातार डेरा डाले हुए थे। अरे और सर ध्यान ये दें। बताइए, इस ऑफिस के जो रणनीति है या हम सभी लोग जानते, उतना अच्छे से ये जानते हैं? वो कहाँ से आते हैं? आसाम कहाँ है? सर मैं यही बात आपको बोल रही थी कि जैसे बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पर शायद वो नहीं पहुंच पाए, और शायद उन्हें नाम भी ना पता हो, वहां के लोगों के गए बारे थे, में कैसे लेकिन- जानेंगे? गए थे, लेकिन लोकल जो टच होता है वो लोकल टच होता है, और बाहर से आदमी जाए कितना भी समझा। अभिषेक आपको क्या लगता है? 1 मिनट दीजिएगा पंकज जी। दिल्ली में फ्री की चीजें बांटी,
सरकार बनी, हिमाचल में फ्री की चीजें बांटी, सरकार बनी, पंजाब में फ्री की चीजें बांटी, सरकार बनी, महाराष्ट्र में फ्री की चीजें बांटी, मतलब पैसा दिया सीधे सरकार बनी, तो झारखंड में क्यों नहीं बनेगी? नहीं तो सीधा बीजेपी ने भी कहा था लेकिन वो दे रहे थे। नहीं, गोगो दीदी कहा था। योजना देखिए चलाया। देखिए सुनिए महाराष्ट्र से कंपैरिजन कर लीजिए। महाराष्ट्र में आपने देना शुरू कर दिया था, 5 किस्तें आप दे चुके थे, सरकार प्रचंड बहुमत से आपकी आई। ठीक, झारखंड में भी आप 5-6 किस्तें दे चुके थे, प्रचंड बहुमत के साथ फ्री रेवड़ी कंपलसरी हो गया है। फ्री रेवड़ी कल्चर बंद होना चाहिए इस देश में, होना चाहिए, लेकिन पैसा मजबूरी हो गई। देना बंद होना आपको क्या लगता है? एक मिनट मेरा सवाल बीजेपी से सीधे तौर पर, बीजेपी के आला कमान से, ये जो घुसपैठ का मुद्दा है वो हो सकता है देश के लिए खतरा है, हम भी मानते हैं, हो सकता है उन लोगों के लिए खतरा ना हो, लेकिन ये घुसपैठ आखिर हो कैसे रही जब आपकी 3 लेयर सिक्योरिटी बॉर्डर पर बैठी है? अच्छा, एक सवाल वहां के लोग करते थे कि घुसपैठ है, बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, लेकिन उनके रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हेमंत सोरेन की जिम्मेदारी है या बॉर्डर पे जिम्मेदारी है अमित शाह की? मेरा इससे सबसे अलग जवाब होगा कि भैया ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये झारखंड है जो बिहार से सटा हुआ है। यहाँ धर्म की राजनीति नहीं चलती है, यहाँ जातिवाद चलता है, और ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है बीजेपी को भी। बिहार में अगर बीजेपी को जीतना है तो जाति वाली राजनीति करनी होगी। तो जीत गए हैं। झारखंड में बिहार में जीते हैं अरे आज। जीते कहा, नीतीश कुमार के सहारे चल रही है। हम पूरी सरकार बनाने की बात करें और झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में भी जाति वाली चीजें हैं। बीजेपी धर्म की बात करती है, लेकिन उन आदिवासियों को क्या, उनको धर्म से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे वो सम्मान मिले जो बाकी लोगों को मिलता है। तो मेरे ख्याल से बीजेपी को धर्म वाली चीज छोड़कर झारखंड में जाति पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर जाति पर वो देते तो वहां वो जुड़ते और मेरे ख्याल से वहां उन्हें जीत मिलती। चलिए, कंक्लूजन आपका ले लूंगा। राहुल गांधी का न आना भी वरदान साबित हुआ। राहुल गांधी गए तो थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फायदे थे, बाकी पूरे चुनाव में नहीं, 3 जगह गए थे, 3 जगह गए थे। हाँ, एक जगह तो क्रिश्चियन मिशनरी वाले सिमडेगा में गए और बोले कि हाँ चर्च उर्च है, वहाँ अपने लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरा किया। बाकी हेमंत सोरेन ने उन्हें कहा कि माई बाप वायनाडे ठीक है आप। नहीं, सृष्टि की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जिस तरीके से लोगों से जुड़ना है, वहां आदिवासी जुड़ना है, हेमंत सोरेन जानते थे कि किस तरीके से काम करना है। धर्म वाली राजनीति नहीं चलती है, आपको वहां आदिवासियों से अलग तरीके से जुड़ना है, जो हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी जानती थी। हेमंत सोरेन की जेल जाने के बाद सहानुभूति का जो वोट मिला वो मिला ही है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, अच्छा, सहानुभूति से थोड़ी नहीं, कल्पना सोरेन ने सिर्फ सहानुभूति नहीं, 4% महिलाओं का वोट ज्यादा पड़ा है। उसी के आगे आ रहा हूं मैं कि कल्पना सोरेन ने जिस तरीके से उनकी जिम्मेदारी को संभाला और ग्राउंड पर काम किया, उसके बाद महिलाओं वाला जो फैक्टर है वो तो है ही। पुरुषों से 4% ज्यादा झारखंड को महिलाओं ने दिया है। लेकिन चेतन, मुझे लगता है कि सर तो झारखंड से जितना सर बता पाएंगे। नहीं, सर, बिल्कुल नहीं, बताना क्या है, मैं तो देखिए, लगातार काम किया ही। अब देखा ही। झारखंड के विषय में एक चीज मैं भी बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं भले ही भारतीय जनता पार्टी की वहां पे हार हुई है, लेकिन ये भी समझना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो माताएं बहनें हैं, चाहे वो भील जनजाति की बात करें, चाहे भिलाला जनजाति की बात करें, चाहे गोंड जनजाति की बात करें, तो इन सभी जनजातियों में कहीं ना कहीं कुपोषण की दर में जो माताएं बहनें हैं उनको जीवन यापन करना पड़ता था, और कहीं ना कहीं उनके छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी भी मृत्यु हो जाया करती थी। जैसे इंसेफ्लाइटिस जैसी जो बीमारियां होती हैं वो बड़े शहरों में जब होती हैं तो उनको मीडिया कवरेज ज़्यादा मिलती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में और खास करके जो जंगल आधारित जो क्षेत्र हैं वहां पे जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो वो उनको कभी भी चलिए ये हाँ, अब वो किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज चुनाव मुझे लगता है लास्ट मुद्दा, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व में वो वहीं भारतीय रहेंगे जनता जहां पार्टी ने उनको कहीं ना कहीं वैक्सीनाइज कराने का काम किया। उनके लिए भैया गले लगाएंगे क्या? भैया गले लगाएंगे क्या चंपई सोरेन को? सिर्फ ये जानना है सर। चंपई सोरेन वापस आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के। चंपई सोरेन बेटे में फंस गए। वो बाबूलाल सोरेन बोला कि भाजपा से हमको टिकट दिलाओ इसलिए तुम आओ, नहीं तो उन बेचारे को, वो सर, मुझे लगता है बुजुर्ग आदमी है, अंतिम समय है, सीधे आदमी है वो। मुझे लगता है उनके मन में भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ही चलता है। वो आज बयान दे रहे थे, सबसे पहला नहीं, बयान देखिए, अब पूरी जवानी वहां बिताई है, पूरा संघर्ष किया है, जब से आंख खोले हैं गुरुजी के साथ है, जीवन के अंतिम पहर में मैं वही बोल रही हूँ। भारतीय उन्होंने जनता बोला पार्टी कि को उसके बिल्कुल बाद भी सर बता रही हूँ ना, उनका बयान सुनिए। उन्होंने कहा था
नहीं नहीं, बीजेपी की सरकार है और इंडिया गठबंधन जरूर आएगी, ये मैं आपको सुना दूंगी सर। मैंने नहीं, खुद नहीं, अपलोड किया है इसे। वो बोल गया था, लेकिन कुल मिला के कंक्लूजन ये है वही तो बोल रही हूँ कि ना, कहीं भी हो, इंडिया के साथ। चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, जनता सेवा करने वालों को मौका देती है, रणनीति बनाने वालों को, चतुर बनने वाले को और सिखाने वाले को। झारखंड में मैं जहां भी जाता था यही बोलते थे कि वो बताने आते हैं, हमारी सुनते नहीं। तो जनता की सुनिए, एकनाथ शिंदे ने सुना, योगी जी सुनते हैं, यहां कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन सुनते हैं। सुनाने वालों की जरूरत नहीं है, सुनने वालों की जरूरत है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।